नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज नजर करते हैं ट्विटर पे क्या हुआ, किसने किसको निशाने पे लिया और किसने किस पे निशाना साधा और किसने किस की ट्वीट को क्या रिप्लाई दिया। तो आज की पहली ट्वीट पे नजर करते हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर बताया कि मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़े और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करे, उस दिशा में प्रयास करें। देखिए हिंदी दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के विचार। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलॉसफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक उन्होंने भाषा को और लिपि को, दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रभावित लोगों ने कर डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हम हिंदी भी भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते, तो हम जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते हैं। कि एक भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का महात्म्य बढ़ने वाला है। अमित शाह ने सूरत में एक सभा को संबोधते हुए कहा कि मैंने सभी अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं कि घर की दैनिक बातचीत में स्वभाषा का अधिकतम प्रयोग करें। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें अपनी अपनी स्वभाषा जरूर सिखाएं, क्योंकि स्वभाषा से ही बच्चा देश के इतिहास व संस्कृति को जानकर देश की जड़ों से जुड़ सकता है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मगर कम से कम अपने घर में बच्चों से बातचीत की भाषा अपनी रखिएगा। अगर बातचीत के माध्यम से भी राजभाषा सिखा दोगे, बातचीत के माध्यम से भी गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयाली सिखा दोगे बच्चों को, तो वो बच्चा अपना रास्ता आगे ले देगा। क्योंकि पूरा देश ही करवट बदल रहा है, तो आपका बच्चा भी इसके साथ जुड़ने वाला है। ये तो मेरा अभिभावकों से बहुत आग्रह है कि एक बार बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए अपनी भाषा जरूर सिखाइए। जब तक आपका बच्चा स्वभाषा नहीं सीखता है, वो देश की संस्कृति से नहीं जुड़ सकेगा, देश के इतिहास को नहीं समझ पाएगा, और देश की संस्कृति को इतिहास से जुड़े बगैर वो ये देश के नहीं जुड़ पाएगी, इसकी जड़ें इस देश से नहीं जुड़ सकती। इसलिए मैं अभिभावकों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे को आप स्वभाषा जरूर सिखाइए। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। मोदी सरकार हिंदी सहित सभी स्थानीय भाषाओं के समांतर विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हिंदी के संरक्षण व संवर्धन में योगदान देने वाले महानुभावों को नमन करता हूं। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल पूजा पद्धति तक ही सीमित नहीं रख सकता है। हमारे मन में जो पराधीनता का भाव जागृत करता हो उसको हम कतई स्वीकार न करें। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में इस प्रकार का भाव न हो। ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, ये सब इसी बात को लेकर के किया गया है कि सभी अपने इस देश के बारे में सोच सकें। और आज उस दिशा में अच्छे प्रयास हुए हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भी उसका अनुसरण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। गुलामी के किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो, उसको कतई हम स्वीकार न करें। वो किसी भी प्रकार की भाव का बोध हो सकता है, जो हमें पराधीनता की ओर अग्रसर करता हो, उसे हमें नहीं स्वीकार करना है। एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को अपनी समस्या माने। हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी हुई किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। और यही भाव गोरक्षपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने पिछले विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यानाकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कू के माध्यम से श्रीमंत छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इनका निधन अत्यंत दुखद है। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी श्रीमंत भोसले जी का सतारा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान था। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 12वीं पीढ़ी के वंशज छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का मंगलवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अंडर 17 महिला फुटबॉल के मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर को शुरू होगा। देखिए उन्होंने इस वक्त पर क्या कहा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में।
इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। और इस बार की अगर आपने ज्ञात होगा आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। तो लगातार बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने जा रहा है, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा, विशेष तौर पर बेटियों के फुटबॉल को ज़्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं, टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। बीजेपी नेता ब्रिजेश पाठक ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शीतों की वापसी का ऐतिहासिक कदम मिशन #लाइफ के प्रति प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस पर 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। बता दें कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ देंगे। इसके मद्देनजर कुनो नेशनल पार्क में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। बीजेपी दिल्ली ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने बस खरीदने के टेंडर में सीवीसी की गाइडलाइन का उल्लंघन किया और भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कहा। कि किस तरह से 1000 लो फ्लोर बसों को खरीद की टेंडर हुआ और उस टेंडर की प्रक्रिया में सीवीसी की गाइडलाइन को उल्लंघन किया गया, जनरल फाइनेंस रूल को उल्लंघन किया गया, प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स के मैनुअल्स का उल्लंघन किया गया और टेंडर अपनी चहेती कंपनी को दिया जाए, इसके लिए पहले से ही गोटियां बिठाई गई। आम आदमी पार्टी ने टेंडर अपनी जान पहचान वाली अपनी चहेती कंपनी को टेंडर मिले, इसके लिए पहले से ही गोटियां बिठा दी। आपने ट्वीट कर बीजेपी पर निशान साधा और निशान साधते हुए कहा कि एमएलए की खरीद फरोख्त के बारे में पूरा देश जानता है। करोड़ों के कैश में एमएलए खरीदे जा रहे हैं, कहीं 20 तो कहीं 50 करोड़ का रेट है। गोवा में 8 एमएलए ने पार्टी बदली तो क्या सीबीआई और ईडी को छापे नहीं मारने चाहिए? कोई जांच के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस है। आइए देखते हैं उन्होंने गंभीर आरोप को गिनवाते हुए क्या कहा। कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त है ये सब जानते हैं, देश का हर नागरिक जानता है, हर पत्रकार जानता है, हर पुलिस का अफसर जानता है, हर ईडी का अफसर जानता है, हर सीबीआई का अफसर जानता है, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है कि करोड़ों रुपए के अंदर विधायक खरीदा जाता है और चेक से तो पेमेंट होती नहीं है, कैश की पेमेंट होती है। कहीं 20 करोड़ का रेट है, कहीं 50 करोड़ का रेट है। अब गोवा के अंदर 8 विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी गए हैं, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई को छापे नहीं मारने चाहिए? क्या ईडी को केस दर्ज नहीं करना चाहिए कि ये कैसे हो गया? मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस है और यही ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोशिश की। मनीष सिसोदिया जी को ईडी से, सीबीआई से केसों में डराकर डराया धमकाया गया, छापे मारे गए और फिर
मुख्यमंत्री बना देने का प्रलोभन दिया गया और मनीष जी नहीं माने तो हमारे कुछ एमएलए के पास गए, उनको 20-20 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया और वो भी नहीं माने तो ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ। अब इनकी नजर पंजाब में है। पंजाब के हमारे विधायकों को संपर्क करके 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं और सीबीआई और ईडी के केसों से डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पंजाब के विधायक वहां के डीजीपी से मिलकर इसकी औपचारिक शिकायत देंगे। सीबीआई को भी हमने शिकायत दी, मगर आप देखिए सीबीआई ने अब तक उसमें कोई जांच नहीं शुरू की। हमने सीबीआई को भी शिकायत की कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, ईडी और सीबीआई से विधायकों को धमकाकर उनको अपनी तरफ लाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई जांच अभी तक सीबीआई ने दर्ज नहीं की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्ली वासियों को बताया कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो अप्लाई करेंगे। बिजली बिल के साथ एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरकर बिजली दफ्तर में जमा करवा दे या फिर एक नंबर दिया गया है उस पर मिस कॉल कर दे। आपके व्हाट्सएप पर एक फॉर्म आएगा, उसे भर दे, 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी फ्री बिजली जारी रहेगी। आइए देखते उन्होंने क्या कहा। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1, तो 701131 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो, हाय HI हाय व्हाट्सएप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके फिजिकली फॉर्म देने से या रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा एसएमएस से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक।
एक बार नजर करते हैं आगे की ट्वीट पे। तो आपके अतिथि ने बीजेपी पे ट्वीट करते हुए बताया कि बीजेपी एक सीरियल किलर है। जिस तरह सीरियल किलर को मर्डर करने का एडिक्शन होता है, बीजेपी को राज्य सरकारें गिराने का एडिक्शन है। बीजेपी के पास पंजाब के आप एमएलए को खरीदने के लिए 1375 करोड़ रखे हैं, लेकिन किसानों की मदद के लिए 1 रुपए देने को तैयार नहीं। जहां जहां आपकी सरकार होगी वहां वहां ऑपरेशन लोटस फेल होगा। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के सिपाही है जो बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं है, डरने और बिकने वाले नहीं है। केजरीवाल जी के सिपाही देश में बदलाव लाने कफन बांधकर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। वो तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं, वो तुमसे डरने वाले नहीं हैं, वो तुम्हारे हाथों बिकने वाले नहीं हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही सर पर कफन बांध कर निकले हैं इस देश में बदलाव लाने के लिए। और जहां जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल होगा। अभी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक पंजाब डीजीपी के पास ऑफिशियली ऑपरेशन लोटस की शिकायत लेकर गए हैं और इस ऑपरेशन लोटस की पंजाब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग हमने करी। ये जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है, इसे अगर फेल करेगी तो एक पार्टी करेगी, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई है कि वो इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। उन्होंने कसम खाई है कि वो इस देश के हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, हर युवा को रोजगार देंगे, हर महिला को सुरक्षा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो आम आदमी पार्टी के एक विधायक तो क्या, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी नहीं खरीद पाएगी। समस्या है, वो एक सीरियल किलर है, वो लोकतंत्र का सीरियल किलर है। तो उनको चैन नहीं मिलता है सरकारें तोड़ने की कोशिश किए बिना। जैसे एक सीरियल किलर को मर्डर करने का एडिक्शन होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों की सरकार गिराने का एडिक्शन है। तो दिल्ली में असफल होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पंजाब पहुंच चुका है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों से संपर्क किया और उनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उनको कहा कि अगर आप 25 करोड़ ले लो और तुरंत भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो हम दिल्ली में आके आपके बड़े बाबूजी से मीटिंग कराएंगे तुरंत। उन्हें कहा कि अगर आप और लोगों को अपने साथ लेके आते हो तो हम आपको 50 से 70 करोड़ रुपए देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी उसमें मंत्री बनाएंगे। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया उन्होंने बताया कि उनका टारगेट है आम आदमी पार्टी के 55 विधायकों को तोड़ना। अगर 55 विधायकों को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है तो कुल मिला के पंजाब में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1375 करोड़ रुपया कैश में, नकद में रखा हुआ है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो पंजाब की किसानों की मदद करने के लिए, वो पराली ना जलाएं, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए 1 रुपया देने को तैयार नहीं होती है।
ये वही केंद्र सरकार है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि दिल्ली के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग धुएं धुएं में रहें और 1 रुपया वो पंजाब की मदद करने को तैयार नहीं है। आज जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी 1375 करोड़ लेकर बैठी हुई है कैश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ट्वीट कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हम पंजाबी अपने मिट्टी के वफादार होते हैं। बीजेपी पर सत्ता का नशा सवार है, लोग वोट नहीं दे तो वे विधायक खरीदने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, सिकंदर को भी पंजाबियों ने रोका था। मुझे अपने विधायकों पर यकीन है कि वे अपनी धरती और पंजाब के प्रति वफादार रहेंगे। सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 6-7 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਰਾਂਗੇ, पर गर्दन झुकन नहीं देनी, ना बिकांगे, ना रुकांगे, ना झुकांगे। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब भर्ती परीक्षाओं की आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ उन लाखों युवाओं को मिलेगा जो ओवर एज हो चुके हैं। कांग्रेस का हाथ युवाओं की तरक्की के साथ। कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशान साधते हुए कहा कि जून 2020 में मोदी जी ने वक्तव्य दिया था, हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन पीएम मोदी की उसी बात का हवाला देकर कह रहा है कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं, मतलब पीएम मोदी और चीन का पीएलए एक ही बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बहुत शोर मचाया जा रहा है हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट को लेकर, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्त करते थे, अब वो बफर जोन में आ जाएगा और हम वहां पर गश्त करने के अपने अधिकार को खो रहे हैं। ये सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है, ये गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी हुआ था और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी हुआ था। आखिर बार बार क्यों भारत अपने गश्त करने की जगहों को छोड़कर पीछे हट रहा है और उसको बफर जोन बनाया जा रहा है? और ऐसा करने से करीब 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चाइना ने हथिया ली है। इसका सिर्फ एक कारण है कि मोदी जी अपने महिमा मंडन, झूठे महिमा मंडन,
झूठी वाहवाही को बटोरने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में राष्ट्रहित को ताक पर रखकर बात कर रहे हैं। और चीन उनकी यह कमजोरी समझ गया है। और तो और चीन की स्क्रिप्ट है, पहले अतिक्रमण करो और उसके बाद भारत को पीछे ढकेल दो, उनके गश्त के एरिया को, हमारे गश्त के एरिया को बफर जोन बना दो। चीन एक काम और कर रहा है, वो मोदी जी के उस वक्तव्य को जो उन्होंने जून 2020 में कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है, को इस्तेमाल करके कह रहा है कि देखिए आपके प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं। तो मोदी जी और चीन का पीएलए दोनों एक ही बात कह रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति कब बनेगी, वो स्टेटस को एंटे कब रिस्टोर होगा, और जो डिसएंगेजमेंट के नाम पर सेना के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, वो कब बंद होगा। डेप्सांग का वो वाई जंक्शन जहां से हमारी आपूर्ति होती है सेना की, उसके बारे में क्या रणनीति है, डेक्टोम के बारे में क्या कहना है, और क्यों सुई पटक सन्नाटा है मोदी जी की ओर से। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आपकी 56 इंच की छाती भी कुंद हो गई है और लाल आंखें तो आपने कब की मूंद ली हैं। लेकिन इस देश ने अपनी आंखें खोल दी हैं और जानना चाहता है कि भूभाकीय अखंडता और देश हित को परे रखकर आप काम चीन के साथ गलबैयां क्यों कर रहे हैं। चीन से अपने प्रेम को छोड़िए मोदी जी। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लोगों से कहा कि कांग्रेस कदम से कदम मिल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को नफरत, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाए। उन्होंने एक वीडियो प्रसारित करके लोगों को कहा कि ये जनसैलाब गवाह है, महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ उठी हर आवाज का, बांटने वालों की सल्तनत को एकता की ताकत से तबाह करने के आगाज का। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशान साधते हुए क्या कहा। ये तो पूरे देश में ही हो रहा है कि कांग्रेस अपने एमएलएस को बचा नहीं पा रही है। देखो, दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलएस को खरीद रही है। जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन गलती कांग्रेस की भी है, हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलएज को इन्होंने अप्रोच किया था, अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं, हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच, कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी, फिर तो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से अगर एमएलए खरीद के डर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि आज सरकार के देशभक्ति पाठ्यक्रम के क्लासरूम में भविष्य के कट्टर देशभक्त तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज क्लासरूम में बच्चों से संवाद किया और यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इनके आंखों में 130 करोड़ देशवासियों को साथ लाकर भारत को नंबर 1 बनाने का सपना तेजी से जाग रहा है। आज ट्विटर से कार्यक्रम में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।